धन संपत्ति का मनोविज्ञान। लेखक मॉर्गन हाउसल। अध्याय 7। स्वतंत्रता। अपने समय पर नियंत्रण पाना संपत्ति द्वारा प्रदान किया जाने वाला सबसे बड़ा लाभांश है। समृद्धि का उच्चतम रूप हर सुबह उठकर यह कहने की क्षमता है कि आज मैं जो चाहूँ वह कर सकता हूँ। लोग खुशी पाने के लिए धनवान बनना चाहते हैं। सुख एक जटिल विषय है क्योंकि सभी एक दूसरे से भिन्न हैं, लेकिन सुख का अगर कोई सह विभाजक है, आनंद का एक सर्वव्यापी ईंधन, वह यह कि लोग अपने जीवन पर नियंत्रण पाना चाहते हैं। आप क्या करना चाहते हैं, कब और किसके साथ और कितने समय तक, ऐसा कर पाने की क्षमता अमूल्य है। यह सबसे बड़ा लाभांश है जो संपत्ति से मिलता है। एंगिस कैम्पबेल मिशिगन विश्वविद्यालय में एक मनोवैज्ञानिक थे। वे 1910 में जन्मे थे और उन्होंने ऐसे समय में अनुसंधान किया जब मनोवैज्ञानिक प्रभावशाली रूप से उन विकारों पर केंद्रित हुआ करता था जो लोगों को धराशायी कर देते हैं, जैसे डिप्रेशन, उत्कंठा, स्किज़ोफ्रेनिया। कैम्पबेल जानना चाहते थे कि लोगों को किससे खुशी मिलती है। 1981 में छपी उनकी किताब द साइंस ऑफ लिविंग इन अमेरिका यह कहते हुए शुरू होती है कि जितना बहुत से मनोवैज्ञानिक मानते हैं, आमतौर पर लोग जीवन में उससे ज़्यादा खुश रहते हैं, लेकिन कुछ स्पष्ट रूप से अन्य से बेहतर नज़र आ रहे थे और आप उन्हें अवश्य रूप से आय या भूगोल या शिक्षा के आधार पर वर्गीकृत नहीं कर सकते, क्योंकि इन सभी वर्गों में बहुत से लोग बहुत दुखी पाए जाते हैं। सुख का सबसे शक्तिशाली सहविभाजक सरल था, कैम्पबेल ने खुलासा किया। अपने जीवन पर नियंत्रण की एक गहन अनुभूति सुख की सकारात्मक भावनाओं का अधिक विश्वसनीय पूर्वानुमान करता है, बजाय जीवन की उन वस्तुनिष्ठ शर्तों के जिन पर हमने गौर किया है। आपके वेतन से अधिक, आपके घर के आकार से अधिक, आपके काम की प्रतिष्ठा से अधिक आप क्या करना चाहते हैं, कब, किन लोगों के साथ, इस पर नियंत्रण सबसे बड़ा जीवन शैली चर है जो लोगों को सुख प्रदान करता है। संपत्ति का सबसे बड़ा आंतरिक मूल्य जो इससे अधिक बयान नहीं किया जा सकता, आपको आपके समय पर नियंत्रण प्रदान करने की क्षमता है। थोड़ा थोड़ा करके स्वतंत्रता और स्वायत्तता का एक स्तर प्राप्त करना जो अव्यक्तिगत संपत्ति से मिलता है और जो आपको इस बात पर अधिक नियंत्रण देता है कि आप क्या कर सकते हैं और कब। संपत्ति की एक छोटी राशि का मतलब है उन दिनों के लिए काम से छुट्टी लेने की क्षमता जब आप बीमार हो, बिना आपका बैंक खाली किए। थोड़ी और राशि का मतलब है नौकरी गंवा देने के बाद एक अच्छी नौकरी हाथ लगने की प्रतीक्षा करना, बजाय इसके कि सामने आने वाली पहली नौकरी लेनी पड़े। यह जिंदगी बदल सकता है। 6 महीने के आपत्ति खर्चों का मतलब है अपने बॉस से डर कर ना रहना, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आपको कुछ समय लेकर नई नौकरी ढूंढनी पड़े तो आप बर्बाद नहीं होंगे। इससे अधिक संपत्ति का मतलब है कम वेतन लेकिन निर्मय कार्य समय वाली नौकरी चुनने की क्षमता, शायद जिसमें ऑफिस आने जाने में कम समय लगता हो, या फिर किसी मेडिकल आपातकाल से निपटने की क्षमता बिना इस बात की चिंता किए कि आप उसका खर्च कैसे चुकाएंगे। फिर सेवानिवृत्त होना जब आप चाहते हो, ना कि जब आपको सेवानिवृत्त होना पड़े। अपनी संपत्ति को समय और विकल्पों को खरीदने के लिए प्रयोग करने का जो जीवन शैली लाभ है, उसका मुकाबला शायद ही कुछ विलास वस्तुएं कर सकती हैं। अपने कॉलेज के दिनों में मैं एक निवेशकर्ता बैंकर बनना चाहता था। कारण सिर्फ एक था, वे बहुत पैसा कमाते थे। बस यही एक प्रबल प्रेरणा थी और मुझे 100% विश्वास था कि जब मैं यह पा लूँगा तो मैं सुखी हो जाऊँगा। अपने जूनियर वर्ष में लॉस एंजलिस के एक निवेश बैंक में मैंने एक समर इंटर्नशिप प्राप्त कर ली और मुझे लगा कि मानो करियर में मेरी लॉटरी लग गई। यही तो मैं हमेशा से चाहता था। अपने पहले ही दिन में मैं जान गया कि निवेशकर्ता बैंकर इतना पैसा कैसे कमाते हैं जितना मुझे लगता था कि मनुष्य झेल सकते हैं। वे उससे कई ज़्यादा लंबे और निरंतर समय के लिए काम करते हैं। वास्तव में अधिकतर लोग यह नहीं झेल सकते।
आधी रात से पहले घर जाना विलासिता समझा जाता था और ऑफिस में यह कहावत थी, यदि आप शनिवार को काम पर नहीं आते तो रविवार को लौट कर आने की कोई ज़रूरत नहीं। यह नौकरी बौद्धिक रूप से उत्तेजक थी, वेतन भी अच्छा देती थी और मुझे महत्वपूर्ण होने का एहसास भी कराती थी। लेकिन मेरे समय का हर क्षण मेरे बॉस की मांगों का गुलाम बनकर रह गया था, जो इसे मेरे जीवन का सबसे दुखी अनुभव बनाने के लिए काफ़ी था। इंटर्नशिप 4 महीने की थी, मैं सिर्फ 1 महीने टिक पाया। यहाँ सबसे कठिन बात यह थी कि मुझे यह काम बहुत पसंद था और मैं कड़ी मेहनत भी करना चाहता था। लेकिन जो आपको इतना पसंद हो उसे एक ऐसे शेड्यूल के अनुसार करना जिस पर आपका कोई नियंत्रण ना हो, वह ठीक वैसे ही महसूस हो सकता है जैसे कोई ऐसा काम करना जो आपको एकदम नापसंद हो। इस भावना का एक नाम है मनोवैज्ञानिक, इसे प्रतिघात कहते हैं। पेंसिल्वानिया विश्वविद्यालय के एक मार्केटिंग प्रोफेसर जोनाहर बर्ज ने इसे इस प्रकार संक्षिप्त किया है, लोग यह महसूस करना पसंद करते हैं कि नियंत्रण उनके हाथ में है, वे चालक की गद्दी पर हैं। जब हम उनसे कुछ करवाने का प्रयास करते हैं तो वे अक्षमता का अनुभव करते हैं, यह महसूस करने की बजाय कि उन्होंने खुद कोई विकल्प चुना। उन्हें लगता है कि हमने उनके लिए चुनाव किया, तो वे या तो ना कह देते हैं या फिर कुछ और करते हैं, तब भी अगर मौलिक रूप से उन्होंने खुशी खुशी वही विकल्प चुनना होता है। जब आप यह मान लेते हैं कि यह कथन कितना सच है, आप समझ सकते हैं कि संपत्ति का ऐसे जीवन के साथ संरेखन करने में अद्भुत प्रतिफल मिलता है, जिससे आप वह कर सकें जो आप चाहें, जब आप चाहें, जिसके साथ चाहें, जहां आप चाहें और जब तक आप चाहें। एक सफल उद्योगपति डेरेक सिल्वर्स ने एक बार एक मित्र के बारे में लिखा जिसने उसे उसके धनवान बनने की कहानी के बारे में पूछा था। मैनहट्टन में मेरे पास एक नौकरी थी जिससे मैं $20,000 प्रति वर्ष कमाता था, लगभग न्यूनतम मजदूरी। ना मैंने कभी बाहर खाना खाया और ना ही कभी टैक्सी में बैठा। मेरे रहन सहन का कुल खर्च $1,000 प्रति माह था और मेरी मासिक आय $1,800 थी। मैंने 2 साल तक यह नौकरी की और $12,000 बचाए। तब मैं 22 वर्ष का था। जब मेरे पास $12,000 थे तो मैं अपनी नौकरी छोड़कर पूरे समय के लिए संगीतज्ञ बन सकता था। मैं जानता था कि हर महीने मुझे कुछ काम मिल जाएगा जिससे मेरे रहन सहन का खर्च निकल जाएगा, इसीलिए मैं आज़ाद था। मैंने 1 महीने बाद अपनी नौकरी छोड़ दी और फिर कभी दोबारा नौकरी नहीं की। जब मैंने अपने दोस्त को यह कहानी सुनाई, उसने पूछा, आगे क्या हुआ? मैंने कहा, नहीं, कहानी बस इतनी ही है। उसने कहा, नहीं, जब तुमने अपनी कंपनी बेच दी उसके बाद क्या हुआ? मैंने कहा, उससे मेरी ज़िंदगी में कुछ खास बदलाव नहीं आया। उससे बस मेरे बैंक में अधिकांश राशि आई। बदलाव जब आया जब मैं 22 वर्ष का था। विश्व के इतिहास में यूनाइटेड स्टेट्स सबसे समृद्ध राष्ट्र है, लेकिन ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि यहाँ के नागरिक औसतन 1950 की तुलना में अधिक खुश हैं, जब समृद्ध और आय काफ़ी कम थी। मध्य स्तर पर भी मुद्रास्फीति के अनुसार समायोजित होने के बाद 2019 में 140 देशों में 1,50,000 लोगों पर किए एक गैल्प सर्वेक्षण में पाया गया कि 45% अमेरिकी नागरिकों ने कहा कि उन्होंने पिछले दिन काफ़ी चिंता का अनुभव किया। वैश्विक औसतन 39% था। 55% अमेरिकी नागरिकों ने कहा कि उन्होंने पिछले दिन काफ़ी तनाव का था। बाकी विश्व के लिए 35% ने ऐसा कहा। जो यहाँ देखा गया उसका एक बड़ा कारण यह है कि हमने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा बड़ी और बेहतर वस्तुएं खरीदने में लगा दिया है, लेकिन साथ ही हमने अपने समय का अधिकतर नियंत्रण भी गंवा दिया है और ये दोनों ही उत्तम रूप से एक दूसरे को रद्द कर देते हैं। 1955 में मुद्रास्फीति से समायोजित होकर मध्य पारिवारिक आय $29,000 थी। 2019 में यह $62,000 से कुछ अधिक थी। हमने उस संपत्ति का एक ऐसा जीवन जीने के लिए इस्तेमाल किया जिसकी 1950 के दशक में कोई मध्य स्तर परिवार भी कल्पना नहीं कर सकता था। एक मध्य स्तर अमेरिकी घर 1950 में 983 वर्ग फुट से 2018 में 2336 वर्ग फुट का हो चुका था।
एक औसत अमेरिकी घर में अब रहने वालों की संख्या से ज़्यादा गुसलखाने हैं। हमारी कारें अधिक तेज़ और सुघड़ हैं। हमारे टीवी अधिक सस्ते और स्पष्ट हैं। लेकिन हमारे समय के साथ जो हुआ वह प्रगति के जैसा नहीं दिखाई पड़ता, और इसका कारण काफ़ी हद तक हमने अधिकांश लोगों के रोजगार का स्वभाव है। जॉन डी रॉकफेलर अपने समय के सबसे सफल उद्योगपतियों में से एक थे। साथ ही वे एकांतवासी भी थे और अपना अधिकतर समय अकेले बिताना पसंद करते थे। वे बहुत कम बात करते, जानबूझकर खुद को दुर्गम बनाए रखते, और जब किसी और उनका ध्यान जाता तो भी वह चुप रहते। एक रिफाइनरी कर्मचारी जो कभी कभार उनकी बात सुनता था, उसने एक बार बताया, वे बाकी सबको बात करने देते थे और खुद बस बैठे रहते थे और कुछ भी नहीं कहते। जब बैठकों में उनसे उनकी खामोशी के बारे में पूछा जाता तो रॉकफेलर अक्सर यह कविता पढ़कर सुनाते थे। एक बुद्धिमान बूढ़ा उल्लू रहता था बलूत के पेड़ पर। जितना ज़्यादा वे देखता उतना ही कम बोलता, जितना कम वह बोलता उतना ही ज़्यादा सुनता। हम सब उस उल्लू के जैसे क्यों नहीं हैं आखिर? रॉकफेलर काफ़ी अजीब थे, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा पता लगाया जो लाखों करोड़ों कर्मियों पर लागू होता है। रॉकफेलर का काम कुएं खोदना, रेलगाड़ियों से सामान भरना या बैरल ढोना नहीं था। उनका काम सोचना और अच्छे निर्णय लेना था। रॉकफेलर का उत्पादन उनका प्रत्यय वह नहीं था जो वे अपने हाथों या फिर अपने शब्दों से करते थे। उनका उत्पाद वह था जिसे वे अपने मस्तिष्क में सोचा करते थे। इसीलिए वे अपना अधिकांश समय और ऊर्जा वहीं लगाते थे। दिन भर चुपचाप बैठे रहना भले ही अधिकतर लोगों को आराम जैसा दिखता हो, लेकिन इस समय वे लगातार अपने मस्तिष्क में काम पर लगे रहते थे और समस्याओं के समाधान ढूंढते रहते थे। यह उनके समय में आदित्य था। रॉकफेलर के समय में लगभग सभी काम हाथ से किए जाते थे। 1870 में अर्थशास्त्री रॉबर्ट गार्डन के अनुसार 46% रोजगार कृषि संबंधी था और 35% शिल्प और निर्माण संबंधी। कुछ व्यवसाय कर्मी के मस्तिष्क पर निर्भर करते थे। आप सोचते नहीं थे, आप मजदूरी किया करते थे बिना अवरोध के, और आपका काम प्रत्यक्ष और भौतिक हुआ करता था। आज यह पलट चुका है। अब 38% रोजगार प्रबंधकों, अधिकारियों और व्यवसायियों के रूप में पदांकित है। ये निर्णय कार्य, अन्य 41% सेवा कार्य है जो अक्सर आपके विचारों पर भी उतना ही निर्भर करते हैं जितना आपके काम पर। हम में से अधिकतर के पास ऐसा रोजगार है जो 1950 के किसी उत्पादन कर्मी के बजाय रॉकफेलर के काम से अधिक मेल खाता है, जिसका मतलब यह है कि हमारा दिन फैक्ट्री से निकलने के बाद ख़त्म नहीं होता। हम लगातार अपने दिमाग में काम करते रहते हैं, जिसके कारण ऐसा लगता है कि काम कभी ख़त्म ही नहीं होता। अगर आपका काम कार निर्माण है तो जब आप असेंबली लाइन में ना हों, आप कुछ अधिक नहीं कर सकते। आप काम से अलग होकर अपने उपकरण फैक्ट्री में छोड़कर जा सकते हैं, लेकिन अगर आपका काम एक मार्केटिंग अभियान बनने का है, एक विचार आधारित और निर्णय कार्य, आपका उपकरण आपका मस्तिष्क है जो आपको कभी नहीं छोड़ता। आप आवाजाही के समय, खाना बनाते समय, अपने बच्चों को सुलाते समय और व्याकुल होकर सुबह 3 बजे नींद से जागने के समय अपने प्रोजेक्ट के बारे में सोचते रहेंगे। आप शायद 1950 के मुकाबले कम घंटों के लिए काम कर रहे हों, लेकिन लगता यह है कि आप 24 घंटे काम कर रहे हैं। द एंटार्कटिक के डेरेक थॉम्पसन ने एक बार इसे कुछ इस तरह प्रस्तुत किया, अगर 21वीं सदी का ऑपरेटिंग उपकरण एक संवहन यंत्र है तो इसका मतलब यह है कि आधुनिक फैक्ट्री जैसी कोई जगह ही नहीं है। यह अपने आप में पूरा दिन ही है। कंप्यूटर युग में उत्पादकता के उपकरणों को ऑफिस से रिहा कर दिया है। अधिकतर ज्ञान कार्यकर्ता जिनके लैपटॉप और स्मार्टफोन, संवहन, वर्गीकरण, मीडिया मेकिंग मशीनें हैं, वे सैद्धांतिक रूप से अपने मुख्य ऑफिस में दोपहर के 2 बजे भी उतने ही उत्पादक हो सकते हैं जितना टोक्यो वीवर्क में सुबह के 2 बजे या फिर आधी रात को सोफे पर। पिछली पीढ़ियों की तुलना में अपने समय पर नियंत्रणशील हो चला है, और चूंकि समय पर नियंत्रण सुखी होने के लिए मुख्य रूप से प्रभावकारी हैं,
इस बात से हैरानी नहीं होनी चाहिए कि लोग पहले के मुकाबले अधिक समृद्ध होने के बावजूद ज़्यादा खुश महसूस नहीं करते। इसके लिए हम आखिर करें तो क्या करें? इस समस्या का कोई समाधान नहीं, क्योंकि हर कोई एक दूसरे से अलग है। इसके लिए हमारा पहला कदम यह समझना है कि लगभग सभी लोगों को किससे खुशी मिलती है और किससे नहीं। ज़रा विज्ञानी कार्ल पिलेमर ने अपनी किताब 30 लेसन फॉर लिविंग में लगभग 1000 वृद्ध अमेरिकियों का साक्षात्कार किया, यह जानने के लिए कि उनके दशकों के जीवन अनुभव में सबसे महत्वपूर्ण सबक क्या है। एक ने भी 1000 में से किसी एक ने भी यह नहीं कहा कि सुखी होने के लिए आपको उतनी कड़ी मेहनत करनी चाहिए जितनी आप कर सकते हैं, ताकि आप पैसे कमा सकें जिससे आप वह सब खरीद सकें जो आप चाहते हैं। एक ने भी 1000 में से किसी एक ने भी यह नहीं कहा कि कम से कम अपने इर्द गिर्द के लोगों जितना समृद्ध होना महत्वपूर्ण है, या फिर अगर उनके पास उनसे अधिक है तो आप वस्तुतः सफल हैं। एक ने भी 1000 में से किसी एक ने भी यह नहीं कहा कि आपको अपना रोजगार अपने भविष्य की वांछित उपार्जन क्षमता के आधार पर चुनना चाहिए। उन्होंने जिन बातों को महत्व दिया वे थी घनिष्ठ मित्रता, खुद से बड़े उद्देश्य का हिस्सा होना, अपने बच्चों के साथ बढ़िया असंरचित समय बिताना। आपके बच्चे आपका पैसा नहीं चाहते जितना वे आपको चाहते हैं, ख़ास तौर से वे चाहते हैं कि आप उनके साथ हों, पिलेमर ने लिखा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।